एवरीवन, सो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, इस चैप्टर के काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्कोरशाला। अभी बच्चों, ये जब चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमने एक चीज जो कि बहुत अच्छे से समझी थी वो ये थी कि ये चैप्टर जितना टफ दिखता है उतना है नहीं, है ना। सिर्फ दो चार ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अपन को समझने की जरूरत है, उसके अलावा तो ये चैप्टर बिल्कुल हलवा है। ठीक है, तो चलिए इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक बार उनको स्टार्ट करते हैं और इसी तरीके से इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करते हैं। सो मोर ओवर अपन ने इस चैप्टर के अंदर बात करी थी डेफिसिट डिमांड की और एक्सेस डिमांड की, राइट। अब डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, थोड़ा सा पहले मैं ये आपको एक बार बता देती हूँ, एक बार रिकैप कर देती हूँ। तो डेफिसिट डिमांड का मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर डिमांड की कमी, और एक्सेस डिमांड का मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर डिमांड जो है वो काफी एक्सेस में है, यानी कि जो सप्लाई है उससे कंपैरेटिव डिमांड काफी ज्यादा है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे लाई करता है, वी नो दिस वेरी वेल, जहां पे हमारा एग्रीगेट डिमांड और हमारी एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, अब लेकिन इकोनॉमी में काफी बार, या फिर आप ये चीज कह सकते हो कि अक्सर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम पॉइंट बहुत कम देखा जाता है और एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशंस काफी ज्यादा देखी जाती हैं। जब अपन बात करते हैं एक्सेस डिमांड की, जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है सप्लाई से, तो इस सिचुएशन के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, राइट। और फिर जब अपन बात करते हैं जब डिमांड की कमी होती है और सप्लाई ज्यादा होती है, जब इस तरीके की सिचुएशन होती है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर डिफ्लेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो गैप्स इनके बीच में होते हैं ना, जो होनी चाहिए डिमांड और जितनी है, इन दोनों के बीच में जो गैप होते हैं ना, इसी को ये अपन इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करने के लिए काफी सारे मेजर्स के बारे में बात करी हमने। अब ये जो मेजर्स हैं ये गवर्नमेंट भी लेती है और आरबीआई भी लेती है, राइट। सो इनके जो डिफरेंट मेजर्स हैं इसके बारे में भी अपन ने यहाँ पे बात करी है। अब ये सारी जो भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारे अपन क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, इट इज व्हाट इज मेंट बाय एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड से आप क्या समझते हो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो एक्सेस मतलब ज्यादा, जितनी डिमांड होनी चाहिए उससे काफी ज्यादा है डिमांड, यानी कि सप्लाई है कम और डिमांड है ज्यादा। ओके, सो इसको जरा अपन देखते हैं। व्हेन इन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड, सो इकोनॉमी के अंदर जो टोटल डिमांड जब होती है एक्सीड्स, वो ज्यादा हो जाती है टोटल सप्लाई से। ठीक है, ये चीज हमको पता चल गई कि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन क्या होती है। एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जब भी आपसे एग्जाम के अंदर एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड की डेफिनेशन आपको पूछी जाए तो एक चीज आपको हमेशा उसमें ऐड करनी है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, सो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसका मतलब क्या है कि जो इकोनॉमी के अंदर सप्लाई हो रही है, ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये जो सप्लाई हो रही है ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को यूज करके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सप्लाई दे रहे हैं। अब जो सप्लाई दे रहे हैं, या तो सप्लाई से काफी ज्यादा डिमांड हो सकती है या फिर काफी कम हो सकती है। तो इन ऑल यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे यूज हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम ऐड करते हैं। सो अगर आप अपनी डेफिनेशन में इस चीज को ऐड नहीं करते हो तो हो सकता है आपका आंसर जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। ओके, और हो सकता है फिर नंबर भी आपको इनकम्प्लीट मिले। तो ऐसा कुछ ना हो, इसी वजह से आपको चाहे डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन हो चाहे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो, यू हैव टू कंप्लीट योर डेफिनेशन विद दिस। ऑलराइट, so when in an economy aggregate demand exceeds aggregate supply at full employment level, the demand is said to be an excess demand। तो इसी को ही अपन excess demand के नाम से जानते हैं। so next is define inflationary gap। अब inflationary gap क्या होता है ये अपन को यहाँ पे समझना है। ठीक है, so ये है अपना y axis, x axis, this is origin। okay, ये क्या होती है अपनी इनकम, या फिर इसको अपन कह लेते हैं AS। ठीक है, y is equals to AS। ये है अपना AD। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन की जो अपन, अच्छा ये वो पॉइंट है जहाँ पे AD is equals to AS है। ठीक है, जब अपन बात करते हैं इन्फ्लेशन की तो हमें पता है इन्फ्लेशनरी गैप कहाँ पे आएगा, जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से। तो डिमांड को अब यहाँ पे अपन
अपवर्ड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो गई आपकी नई डिमांड, दिस इज ए डी डैश, ओके। अब ये वाली यहाँ पे ये जो गैप है, ये वाली जो डिमांड है ये होती है प्लान्ड डिमांड, प्लान्ड डिमांड जो एक्चुअल होती है, ठीक है। ये जो गैप होता है ना, इसी को ही अपन क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट यू कॉल इन्फ्लेशनरी गैप, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, एएस, पहले अपन ने एएस ड्रॉ कर लिया जो कि हमारी इनकम है, फिर एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन इन्फ्लेशनरी गैप हमें एक्सप्लेन करना है, तो हमें पता है यहाँ पे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है। तो एक्सेस डिमांड के लिए हमने डिमांड, एक और डिमांड ड्रॉ करी, एडी एक और ड्रॉ किया जो कि अपवर्ड है क्योंकि एक्सेस डिमांड है। अब ये जो बीच का जो गैप है, इसी को अपन इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए, so when in an economy aggregate demand exceeds aggregate supply at full employment level, the demand is said to be an excess demand, तो उसको अपन excess demand कहते हैं, and the gap is called inflationary gap, और उस gap को हम क्या कहते हैं, inflationary gap हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो आप उसके अंदर ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर 6 नंबर का है तो उस डायग्राम को आप वहां पे एक्सप्लेन भी कर सकते हो पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड का आपको मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जब इकोनॉमी के अंदर जो अपनी एग्रीगेट सप्लाई होती है उससे एग्रीगेट डिमांड हमारी काफी कम होती है, तो वो सिचुएशन हमारी डेफिसिट डिमांड की होती है। सो व्हेन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट, कम हो जाती है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, द डिमांड इज सेड टू बी डेफिसिट डिमांड, तो उसको अपन डेफिसिट डिमांड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डिफ्लेशनरी गैप, या फिर गिव द मीनिंग ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। तो अब इसको भी अपन ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, अपना एक्सिस है, दिस इज y इज इक्वल्स टू ए एस, ठीक है, दिस इज ए डी, ठीक है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है, तो डिमांड में कमी है, तो ये हमने एक नया डिमांड हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, AD1 एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, जिसको अपन प्लान्ड कहते हैं, प्लान्ड डिमांड, ओके। अब ये जो इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये इसी को ही आप क्या कहते हो, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, इजी। सो व्हेन एन इकोनॉमी एग्रीगेट demand falls short of aggregate supply at full employment level, the demand is said to be deficit demand, उस डिमांड को अपन डेफिसिट डिमांड कहते हैं, और उस गैप को अपन डिफ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट टू मेजर बाय व्हिच अ सेंट्रल बैंक कैन अटेम्प्ट टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी गैप। अब वैसे तो बहुत से मेजर्स अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। अब आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक जो मेजर लेती है इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए, उनको अपन क्या बोलते हैं, मॉनिटरी मेजर। तो यहाँ पे आपसे कोई भी आई गेस दो मॉनिटरी मेजर्स के बारे में आपसे पूछा है, 3 भी पूछ सकते हैं, 4 भी पूछ सकते हैं, पर आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। सो पहला है इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, देखो अभी अपने को यहाँ पे करेक्ट क्या करना है, इन्फ्लेशन को करेक्ट करना है। ये क्या बोल रहा है, कैश रिजर्व रेशियो CRR को यहाँ पे इंक्रीज कर दो, ठीक है। इन्फ्लेशन, अब देखो कनेक्ट करना चीज है, इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से। हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो बढ़ी हुई डिमांड है ये इसके इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे CRR को बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही CRR बढ़ जाएगा, वैसे ही कमर्शियल बैंक की मनी क्रिएट करने की जो कैपेसिटी, क्रिएशन करने की जो कैपेसिटी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर उससे होगा क्या कि जो लोन है वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जो पब्लिक है वो लोन कम लेगी, और ऐसे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इसके वो बराबर आ जाए। दूसरा यहाँ पे मेजर क्या गिवन है, इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट आपको मैंने बता रखा है क्या होता है। जैसे अगर मैं कोई लोन लेने के लिए गई, सपोज मैं 2 लाख का लोन लेने के लिए गई, ठीक है, तो वहां पे मुझे कुछ भी एज अ कोलेटरल रखना होता है, ठीक है। अब जो चीज मैं वहां पे रख रही हूँ गिरवी, उसकी कीमत मेरे लोन अमाउंट से ज्यादा होनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को अपन मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। सो अगर मैं 2 लाख का लोन लेने गई हूँ और मैंने 2.5 लाख की कोई वहां पे एज अ कोलेटरल रखा है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट।
अब जब ये बढ़ा दिया जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग लोन की डिमांड कम करेंगे, क्रेडिट क्रिएट कम हो पाएगा, तो वैसे ही अपने आप एग्रीगेट डिमांड जो है वो धीरे धीरे सप्लाई के लेवल में आ जाएगा, ठीक है, जिससे इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी, है ना। तो और भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जिसके बारे में अपन ने बात कर रखी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अगर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। सो इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट डिस्करेज बोरोइंग, है ना, तो बोरोइंग्स लोग कम करने लगते हैं जिससे कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है ना। नेक्स्ट इज गिव द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? सो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम नहीं लिखा हुआ है, दिस इज इक्विलिब्रियम। आपसे फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसका मतलब क्या होता है? सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होती है, एंड ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, और साथ ही में जो लोग भी काम करने लायक हैं और काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है, एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग दी वर्क, उनको काम मिल रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर ही आपकी पूरी की पूरी आपकी जो डेफिनेशन है वो छुपी हुई है। इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, AS इज इक्वल्स टू AD, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट पे यानी कि जो लोग भी काम करने के इच्छुक हैं, जिनको काम करना है, तो उनको सबको काम मिल रहा है एट देयर डिजायर या फिर एट देयर व्हाट एवर द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर, ठीक है। तो आप जब इसकी डेफिनेशन देखोगे ना तो आपको यही देखने को मिलेगा। So full employment equilibrium refers to the situation where aggregate demand is equals to aggregate supply, ये तो equilibrium हो गया, and all those who are able to work and are willing to work are getting work, ठीक है। तो ये full employment की डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशंस को भी लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखो इनवॉलंटरी और वॉलंटरी दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अपन ने बात करी थी। वॉलंटरी यानी कि अपनी इच्छा से जो लोग बेरोजगार रहना चाहते हैं, जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर पीपल वांट्स टू वर्क, ठीक है, पीपल आर विलिंग टू वर्क बट they are not getting the work. So involuntary unemployment refers to a situation in which all able and willing persons to work at existing wage rate do not find the work, उनको काम नहीं मिल रहा है। They are rendered unemployed against their wish, ठीक है, वो चाहते नहीं है कि वो बेरोजगार रहे, लेकिन फिर भी उनको रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास में काम नहीं है करने के लिए। Hence it is termed as involuntary unemployment, इसीलिए इसको involuntary unemployment के नाम से जाना जाता है। Next is it is necessary that equality between AD and AS is established at full employment level. तो क्या ये necessary है कि AD is equals to AS full employment level पे ही हो? So no, it is not necessary that full employment occurs when AD is equals to AS. तो ये जरूरी नहीं है कि AD is equals to AS हमेशा full employment पे हो। So equilibrium can be achieved at full employment level, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट लेवल के, जब एम्प्लॉयमेंट लेवल बराबर हो तब भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, जब एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम हो तब भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, और जब उससे ज्यादा हो तब भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। अपन ने बात करी थी ना डेफिसिट डिमांड की और एक्सेस डिमांड की, तो हमें पता है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट तो हम छोड़ चुके होते हैं लेकिन उससे ऊपर भी डिमांड होती है, तो वहां पे भी इक्विलिब्रियम होता है। फिर डेफिसिट डिमांड में क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हम छोड़ चुके हैं लेकिन उससे कम है डिमांड, तो यहाँ पे भी जो इक्विलिब्रियम है अपना वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। सो ये तीन सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम अकर हो सकता है। What is meant by full employment equilibrium? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अभी अपन ने बात करी इसकी, तो ये वो सिचुएशन है जहां पे इक्विलिब्रियम कहाँ किस पॉइंट पे होता है, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज, उन सभी रिसोर्सेज को जब यूज किया जाता है और उन सभी को यूज करके डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती हैं, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज कि यहाँ पे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज नहीं हो रहे लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम पे हम रीच कर चुके हैं। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम refers to a situation when equilibrium is attained at aggregate demand is equal to aggregate supply below full employment level, ठीक है। अभी full employment तक पहुंचे नहीं है, उससे पहले ही इक्विलिब्रियम आ चुका है। when resources are not fully employed, या फिर जब रिसोर्सेज उनको पूरी तरीके से एम्प्लॉय
नहीं किया गया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? ओवर का क्या मतलब है? तो ये सिचुएशन कब अटेन होती है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद में भी जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है ना, तो इसी के अंदर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन देखने को मिलती है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ कॉजेस फॉर एक्सेस डिमांड? डिमांड के बढ़ने के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो हमें पता है कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड कौन कौन क्रिएट करता है? हाउस होल्ड क्रिएट करता है, ठीक है, फॉर कंजम्पशन पर्पस। फिर प्रोड्यूसर क्रिएट करता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। गवर्नमेंट क्रिएट करती है, राइट, और एक्सपोर्ट के लिए भी, एक्सपोर्ट भी एक तरीके से डिमांड क्रिएट करती है। तो जब ये सभी कंपोनेंट्स जो है, जब इनकी डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाती है, ठीक है। So the main reason for excess demand are apparently the increase in the following components of aggregate demand. Increase in household consumption, अभी अपन ने बात करी, due to rise in propensity to consume, ठीक है, जब लोगों की propensity to, मतलब कंजम्पशन लोग ज्यादा बढ़ाने लग जाते हैं तो वो डिमांड भी ज्यादा क्रिएट करने लग जाते हैं। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है प्रोड्यूसर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज मिल रही हो, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट जब अपने खर्चे बढ़ा देती है, या फिर एक्सपोर्ट के थ्रू जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, या फिर इंक्रीज इन मनी सप्लाई और इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, या फिर लोगों की इनकम बढ़ जाए या फिर मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाए। तो ये सभी चीजें क्या कर रही हैं? इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है उसके लेवल को बढ़ा रही है, और जैसे इकोनॉमी के अंदर डिमांड का लेवल बढ़ेगा वैसे ही एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। डन। Next is what are the impacts or effects of excess demand on price, output and employment? जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पे क्या पड़ता है, आउटपुट पे क्या पड़ता है और एम्प्लॉयमेंट पे क्या पड़ता है, ठीक है। जब क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है तो तीनों पे इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो जनरल प्राइस लेवल पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसको जरा अपन समझते हैं। सो एक्सेस डिमांड गिव्स अ राइज टू जनरल प्राइस लेवल। जब डिमांड ज्यादा हो जाती है तो उससे प्राइसेस भी बढ़ जाती है। क्यों? बिकॉज इट अराइजेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी शोइंग इन्फ्लेशनरी गैप, और एक तरीके से इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो वो डायग्राम इस तरीके से आपको बताया था, और फिर जब मैंने ये बढ़ा दी थी, ठीक है, तो इससे हुआ क्या था, प्राइसेस इससे बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो जब इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी तो जनरल प्राइस लेवल ज्यादा हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एम्प्लॉयमेंट पे देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आल्सो। द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही है, तो एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड हेंस देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो एक्सेस डिमांड हैज नो इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसका आउटपुट में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड देयर इज नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में जितने रिसोर्सेज उन सभी रिसोर्सेज को यूज करके आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब रिसोर्सेज और बचे हुए नहीं है तो आउटपुट और ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके बराबर है? रिसोर्सेज के बराबर है। तो जब रिसोर्सेज सब यूज हो चुके हैं तो आउटपुट भी उतना ही प्रोड्यूस होगा, हेंस आउटपुट कांट बी इन, तो आउटपुट भी बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट देखने को मिला? प्राइस बढ़ जाएगी, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में देयर विल बी नो चेंज, ओके, इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। क्लियर? नाउ व्हाट आर द रीजंस और कॉजेज ऑफ डेफिसिट डिमांड? अब डेफिसिट डिमांड, डिमांड के कम होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? तो वही सारे जो कंपोनेंट्स हमने अभी देखे थे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगी। तो हो सकता है लोग सेव ज्यादा करने लग जाए, पब्लिक जो है, हाउस होल्ड सेक्टर, वो सेविंग ज्यादा करने लग जाएगी तो कंजम्पशन कम कर देगी। तो इससे होगा क्या अल्टीमेटली, की डिमांड कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट की अगर अपन बात करें तो हो सकता है कि जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो महंगी हो जाएं तो डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी। गवर्नमेंट भी हो सकता है अपने खर्चे कम कर दे तो डिमांड कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट की बजाय हम इंपोर्ट को बढ़ा दें तो डिमांड ऑलरेडी कम हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स है जिससे कि डिमांड में कमी आ जाती है। लेट्स सी। So the main reasons for deficit demand are apparently the decrease in the four components of aggregate demand. Okay, अब कौन कौन से हैं? सो डिक्रीज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड। सबसे पहले हाउस होल्ड हो सकता है अपने कंजम्पशन को डिक्रीज कर दे,
ठीक है, किस वजह से? क्योंकि उनकी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कम हो गई है, या फिर प्रोपेंसिटी टू सेव है वो बढ़ चुकी है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो कम हो गई हैं या फिर महंगी हो गई हैं, तो अल्टीमेटली उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। डिक्रीज इन पब्लिक या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो चुके हैं, एक्सपोर्ट यहाँ पे डिक्रीज हो गया या फिर इंपोर्ट बढ़ चुका है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई है या फिर डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पे डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो एग्रीगेट डिमांड है वो यहाँ पे कम हो जाती है। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट डिमांड ऑन प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट? अब वापस से ही सेम ही चीज है कि डेफिसिट डिमांड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस पे, आउटपुट पे और एम्प्लॉयमेंट पे। सो लेट्स सी। सो इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। तो सबसे पहले तो जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं। जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। अब यहाँ देखते हैं। सो डेफिसिट डिमांड कॉज जनरल प्राइस लेवल टू फॉल। अब यहाँ पे जब डिमांड की कमी है तो प्राइसेस भी यहाँ पे कम हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज इट अराइजेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है? एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, डिमांड काफी कम है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए प्राइसेस को कम कर दिया जाएगा। एट फुल देयर इज डिफ्लेशन इन इकोनॉमी शोइंग डिफ्लेशनरी गैप। अब ऐसी सिचुएशन में डिफ्लेशन है जो कि डिफ्लेशनरी गैप को शो करता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ ऑन एम्प्लॉयमेंट। सो ड्यू टू डेफिसिट डिमांड, डिमांड की कमी की वजह से इन्वेस्टमेंट लेवल इज रिड्यूस, इन्वेस्टमेंट कम हो चुका है क्योंकि डिमांड कम है, विच कॉजेज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको काम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, और जब मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है इन द इकोनॉमी ड्यू टू फॉल इन द प्लान्ड आउटपुट, क्योंकि प्लान्ड आउटपुट जो है वो हमारा कम हो गया है, तो जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। आउटपुट की अगर अपन बात करें तो वही सेम चीज है, जब एम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो आउटपुट भी यहाँ पे कम हो जाएगा। सो लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज लो लेवल ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट भी यहाँ पे लो हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं थे। डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में इन दोनों पे क्या इंपैक्ट पड़ा है कि दोनों ही कम हो जाएंगे और प्राइसेस भी कम हो जाएगी। क्लियर? सो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे, एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, और दूसरा क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इन रिड्यूसिंग एडी, जब हमें एग्रीगेट डिमांड कम करना हो या फिर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो। तो यहाँ पे ये दोनों यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन किस तरीके से वर्क करते हैं, है ना, इन दोनों की अपन को बात करनी है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। सो गवर्नमेंट हैज टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑन पब्लिक वर्क्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, इरिगेशन वर्क एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट को इन सभी जगहों पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, रोड बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में। ठीक है, ये गवर्नमेंट का क्या होता है? खर्चा होता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन के दौरान जब डिमांड काफी ज्यादा है, गवर्नमेंट शुड कर्टेल यानी कि गवर्नमेंट को कम कर देना चाहिए अपने खर्चों को। ठीक है, ऑन पब्लिक वर्क्स जैसे कि रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स, इरिगेशन, इन सब पे गवर्नमेंट को अपना खर्चा कम कर देना चाहिए। एंड thereby reducing the money income of the people and their demand for goods and services। और लोगों की डिमांड, लोगों की इनकम भी कम कर देनी चाहिए, जिससे कि वो क्या करें? वो डिमांड गुड्स और सर्विसेज की कम करें। इससे होगा क्या? इससे इन्फ्लेशन के अंदर जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगी। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, अब इसके अंदर डेफिसिट डिमांड में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा दिया जाता, मतलब गवर्नमेंट जो अपना खर्चा करती है उसको वो बढ़ा देती है। ठीक है, इन सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें, सो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई जो है वो कुछ ना कुछ अपनी सिक्योरिटीज सेल करती है, परचेज करती है टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब सेलिंग और परचेजिंग का ये जो काम है, ये इकोनॉमी के अंदर जो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की जो सिचुएशन है, इसी को ही बैलेंस करने के लिए किया जाता है। देखो, जब भी कोई चीज बेची जाती है तो बेचने से क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ मनी है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो आरबीआई क्या करती है? अपनी सिक्योरिटीज सेल आउट करती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मनी वो एब्जॉर्ब कर पाए और डिमांड अपने आप कम हो जाए। ठीक है, फिर दूसरी सिचुएशन दूसरी होती है डेफिसिट डिमांड की, तो उसमें आरबीआई क्या करती है? उन सिक्योरिटीज को परचेज करती है और बदले में जो करेंसी है वो सर्कुलेट करती है, मतलब बदले में वो करेंसी देती है। ठीक है,
So it consists of buying and selling of the government securities and bonds in the open market by the central bank. इसी के बारे में अपन ने बात करी, सेंट्रल बैंक क्या करती है यहाँ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स को सेल और परचेज करती है। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में जब डिमांड काफी ज्यादा होती है, इट लीडिंग टू इन्फ्लेशन, जिससे कि महंगाई होती है, सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स टू दी कमर्शियल बैंक। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को अपनी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज बेचती है और जो अमाउंट ऑफ मनी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। विद द सेल ऑफ दीज सिक्योरिटीज, इन सिक्योरिटीज को बेचने से द पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक की जो पावर है, ठीक है, लोन देने की, वो अब डिक्रीज हो जाती है, विच विल कंट्रोल एक्सेस डिमांड, जिससे कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। Okay, next question is differentiate between full employment and underemployment. Full employment और underemployment के बीच का difference अपने को बताना है। एक तरफ है full employment equilibrium, दूसरी तरफ है underemployment equilibrium. So full employment equilibrium refers to the situation where aggregate demand is equals to the aggregate supply and all those who are able to work and willing to work at the existing wage rate are getting the work. तो इसके अपन पहले भी कर चुके हैं। एक तो इक्विलिब्रियम है, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होनी चाहिए, और फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, यानी कि जो लोग भी काम करने के इच्छुक है, जिन्हें काम करना है, उन सबको काम मिल रहा है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो कर रहे हैं काम, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की अगर अपन बात करें, सो इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी आ रहा है। सो इकोनॉमी में AS इज इक्वल्स टू AD की सिचुएशन तो यहाँ पे भी होगी, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो वो दो यहाँ पे सिचुएशन काउंट होगी। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS, ये तो हो गया आपका इक्विलिब्रियम। बट ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर नॉट गेटिंग द वर्क, लेकिन जो लोग भी काम करने के इच्छुक हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उन सबको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है एंड रियल आउटपुट रीचेस एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, और जो रियल आउटपुट है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो ये स्टेबल नहीं है, इट इज नॉट स्टेबल, या फिर इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं। एंड रियल आउटपुट डज नॉट रीच टू इट्स मैक्सिमम, जो रियल आउटपुट है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। Departure from full employment equilibrium may cause inflationary gap or deflationary gap. अब इस full employment equilibrium के पॉइंट से अगर हटते हैं तो या तो deflationary gap की सिचुएशन होती है या फिर inflationary gap की सिचुएशन होती है। Departure from under employment equilibrium does not cause inflationary और deflationary gap. और अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से हटते हैं तो ना ही इन्फ्लेशन देखने को मिलता है और ना ही डिफ्लेशनरी गैप देखने को मिलता है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? हाउ डज द सेंट्रल बैंक यूज दिस मेजर टू कंट्रोल डिफ्लेशनरी कंडीशन इन द इकोनॉमी। सो सेंट्रल बैंक इस मेजर को डिफ्लेशन की सिचुएशन में किस तरीके से यूज करता है, ठीक है, डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करने में इस मेजर को सेंट्रल बैंक किस तरीके से यूज करता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है मैंने आपको बताया था, ठीक है। डिफरेंस होता है किसका, आपको लोन कितना लेना है और आप कितनी वहां पे कोलेटरल रख रहे हो, इन दोनों के अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, है ना। अब देखते हैं। सो बिजनेस एंड ट्रेडर्स गेट क्रेडिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो बिजनेस, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें क्रेडिट कहाँ से मिलता है, लोन की सुविधा उन्हें कहाँ से मिलती है, कमर्शियल बैंक से, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द गुड। बदले में वो क्या रखते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी वो रखते हैं। बैंक नेवर गिव्स क्रेडिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। बैंक कभी भी जो सिक्योरिटी रखी हुई है, जो गिरवी रखा हुआ है, उसके बराबर का लोन नहीं देती है, ओके। इट ऑलवेज पेज लेस वैल्यू देन द सिक्योरिटी। वो हमेशा जो सिक्योरिटी है उससे कम ही लोन देती है। अगर सपोज करो कि मुझे अगर 2 लाख का लोन लेना है तो मुझे 2 लाख से ऊपर की कीमत का कुछ ना कुछ सिक्योर वहां पे बैंक के पास में रखना होगा। मैं 2 लाख के बराबर का नहीं रख सकती, 2 लाख से कम का नहीं रख सकती, मुझे 2 लाख से ज्यादा का ही कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक के पास में रखनी होगी, सो दैट मुझे लोन मिल सके। So the difference between the value of security and the value of loan, value of loan और value of security के बीच का जो difference होता है is called margin requirement। इसी को ये पर margin requirement के नाम से जानते हैं, okay? In a situation of deficit demand की situation में it leading to deflation, उससे deflation होता है।
सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेंट्रल बैंक क्या करती है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज कर देती है. दिस encourages borrowing, इससे लोग ज्यादा से ज्यादा बोरो करते हैं, बिकॉज इट मेक्स पीपल गेट मोर क्रेडिट अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अब ज्यादा से ज्यादा लोन मिलने की संभावनाएं हैं. ठीक है, तो डिमांड अब यहाँ पे बढ़ सकती है. तो डेफिसिट डिमांड की जो सिचुएशन है वो सप्लाई के अब इक्वल होने लगेगी, या फिर डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी. क्लियर? टू कंट्रोल डिफ्लेशन द सेंट्रल बैंक शुड इंक्रीज द बैंक रेट. डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या सेंट्रल बैंक को बैंक रेट डिक्रीज करनी चाहिए? तो दिस इज फॉल्स. द सेंट्रल बैंक शुड डिक्रीज द बैंक रेट इन ऑर्डर टू कंट्रोल डिफ्लेशन. ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक है, टू कंट्रोल द डिफ्लेशन द सेंट्रल बैंक शुड इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज गिवन है लेकिन इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिफ्लेशन की सिचुएशन है. तो डिक्रीज होगी तभी क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. ओके, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक इन द ओपन मार्केट इज एन अप्रोप्रिएट पॉलिसी टू चेक डिप्रेशन इन द इकोनॉमी. तो आरबीआई जब क्या करेगी, जो परचेज करेगी तो क्या होगा, मनी देगी, तो एक तरीके से कम, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो कम है, डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड जो है ना, वो अब करेक्ट हो जाएगी. दिस इज ट्रू. So to check the depression, the central bank should purchase the government securities from the open market so as to increase the availability of the credit in the economy. Purchase करेगी तो supply, money supply बढ़ेगी economy के अंदर. To correct the deflationary gap को correct करने के लिए availability of credit should be increased. तो deflation को मतलब डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़नी चाहिए. तो ये भी सही है. अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट शुड बी इंक्रीज टू रेज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि उसी के थ्रू क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. फिस्कल पॉलिसी हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे इकोनॉमी की. सो दिस इज फॉल्स. फिस्कल पॉलिसी हैज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. सिर्फ प्रोड्यूसिंग सेक्टर नहीं, सभी सेक्टर्स पे, चाहे हाउस होल्ड सेक्टर, चाहे गवर्नमेंट, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो सभी सेक्टर पे इसका फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट देखने को मिलता है, सिर्फ प्रोड्यूसिंग सेक्टर तक नहीं सीमित रहता है. इक्विलिब्रियम बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डज नॉट लेड टू फॉल इन द आउटपुट लेवल. तो देखो, इक्विलिब्रियम जब बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगा तो यहाँ पे एडी कम है, इसका मतलब, ठीक है, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है. So equilibrium below full employment level does not lead to fall in the output level. अभी अपन ने थोड़ी सी देर पहले बात करी थी कि जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो क्या उसमें आउटपुट लेवल फॉल होता है या नहीं होता है. तो ये तो बोल रहा है कि डज नॉट लेड टू फॉल इन दी आउटपुट लेवल, बट उसमें तो आउटपुट लेवल फॉल होता है. ठीक है, प्राइसेस कम होती है, एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है, जनरल प्राइस लेवल कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है और आउटपुट भी यहाँ पे फॉल होता है. So equilibrium below the full employment level leads to the deflation, which causes low level of investment, and employment implies low level of output, and general price level also falls. Okay, so यहाँ पे problem of deficit demand and problem of excess demand का जो topic है, जो chapter है, वो पूरी तरीके से complete होता है. इन क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं समझ में आया है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना. थैंक यू सो मच.